नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। जी हां, जिस तरह से आक्रमण लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है और बरकरार इसीलिए भी क्योंकि कोई भी झुकने को, कोई भी रुकने को तैयार नहीं। दावा किया जाता है कि ईरान ने एक बार फिर से जो प्रस्ताव दिया, अमेरिका कर चुका है क्लियर कट इनकार। अमेरिका कह रहा है कि वो तैयार नहीं है और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट का तनाव बरकरार है। मिडिल ईस्ट में अब जंग के बादल थमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जंग की आग कभी भी सुलग सकती है, या ये कहा जाए कि जंग की आग सुलगने वाली है। दुनिया की दूसरे फ्रंट पर भी जंग की आग धधकना शुरू हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच में सुलह समझौता कराने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। दुनिया के कई बड़े मुल्क दोनों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशें कर रहे हैं। एक बेनतीजा कोशिश खत्म हुई वार्ता, कई दौर की मध्यस्थता, ईरान के कई देशों की यात्रा और लंबी चौड़ी चर्चा के बाद ईरान ने प्रस्ताव तो तैयार किया, मध्यस्थों के जरिए अमेरिका तक भिजवा भी दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कर दिया है रिजेक्ट। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये जंग एक बार फिर से भड़कने वाली है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो उन्हें ईरान की ताकत का अंदाजा ही नहीं था। ईरान ने पलटवार किया, अमेरिका और इजरायल के साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों को बर्बाद किया। और अब ईरान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। पश्चिमी मीडिया के अनुसार ईरान की IRGC ने मुश्तबा की पावर्स को हाईजैक कर लिया है और अब ईरान सरकार और IRGC के बीच में टकराव है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये वास्तव में ईरानी सरकार और IRGC के बीच की टकराहट है, या ये खबरें केवल पश्चिमी देशों को धोखा देने के लिए उड़ाई जा रही हैं और कुछ नहीं। क्योंकि अभी तक ईरान को झुकने में अमेरिका को कामयाबी अभी तक झुकाने में नहीं मिल पाई है। और जो तीसरी तस्वीर है ईरान के प्रॉक्सी संगठन की, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत भी यही है। ये प्रॉक्सी संगठन ही ईरान की ओर से जंग लड़ सकते हैं और क्षेत्र में ईरान का दबदबा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ईरान की ओर से इन संगठनों को हथियार, सैन्य मदद और ट्रेनिंग और दूसरी सहायता मिलती है। हालांकि कभी ईरान ने संगठनों की मदद लेने या उन्हें मदद करने की बात नहीं मानी। और अब एक और संगठन सर उठा रहा है, वो भी ईरान के हजारों किलोमीटर दूर लंदन में। सवाल ये कि क्या ये भी ईरान का प्रॉक्सी संगठन ही है, या कोई नया ग्रुप ईरान के प्रॉक्सी संगठन की फहरिस्त में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। बताएंगे आपको विस्तार से, तो तैयार हो जाइए आज के आक्रमण के लिए। चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ आक्रमण की, और बड़ी वॉर ब्रेकिंग डोनाल्ड ट्रंप के US कांग्रेस में बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने US कांग्रेस में बड़ी जानकारी दी है। बड़ी खबर यह है कि ईरान के साथ में सैन्य कार्रवाई जो चल रही थी अब वो खत्म हो चुकी है। ये बड़ा बयान है डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार। अब जंग खत्म हो चुकी है ईरान के साथ में, युद्ध विराम में हमें अतिरिक्त समय मिल गया है। ईरान से खतरा अभी भी बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। संघर्ष जारी रखने के लिए अब हमें अनुमति की कोई जरूरत नहीं, सांसदों की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट ये मैसेज दे दिया है। तो आप इसे इस रूप में समझिए, जिस तरह से बार बार ये बातें कही जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कांग्रेस की मियाद जो खत्म हो रही है। अब इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता देती हूँ। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान का नया प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। जंग रोकने वाली ईरानी ऑफर को, तमाम सारी बातों को रोक दिया गया है, ठुकरा दिया गया है। नया ऑफर मुझे मंजूर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पागलों के हाथों में परमाणु हथियार मैं नहीं पहुंचने दूंगा। ईरान की लीडरशिप पूरी तरह से उलझी हुई है, किससे बात करनी है ये कोई नहीं जानता। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से पेश किए गए नए प्रस्ताव को न सिर्फ ठुकरा दिया बल्कि बड़े आरोप भी लगा दिए। वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से ईरान का रवैया है, पागलों के हाथ में मैं परमाणु हथियार की ताकत नहीं देना चाहता। ईरान की लीडरशिप फिलहाल उलझी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में फिलहाल सीजफायर चल रहा है, लेकिन कूटनीतिक की बिसात बिछी हुई है। शह और मात का खेल जारी है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहते हैं, लेकिन शर्तें ऐसी हैं जो दूसरों को मंजूर ही नहीं हो सकती। अमेरिका और ईरान के बीच में हॉर्मुज परमाणु प्रोग्राम प्रॉक्सी नेटवर्क को लेकर पेच फंसा है। अब तक अमेरिका से सीधे तौर पर बातचीत करने से बच रहे ईरान ने अब एक बार फिर से अमेरिका को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अमेरिका को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं। आखिर क्यों? देखिए एक रिपोर्ट।
अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने की कोशिश में जुटे मध्यस्थों को एक अहम कामयाबी मिली। आखिरकार ईरान ने एक प्रस्ताव अमेरिका को भिजवाया। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने की कोशिशें काफी पहले से जारी हैं। एक दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन बेनतीजा रही। तनातनी बढ़ गई। उसके बाद सीधी वार्ता नहीं हुई। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान से लेकर ओमान और रूस तक का दौरा कर लिया। मध्यस्थों से सलाह मशवरा किया और आखिरकार अमेरिका को अपनी मांगों का पुलिंदा थमा दिया। ईरान ने मध्यस्थों को बातचीत के लिए अपना ताजा प्रस्ताव सौंपा। हालांकि ट्रंप ने ईरान के लीडरशिप के प्रति निराशा जाहिर करते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान में बहुत ही बिखरा हुआ लीडरशिप है। वो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो सभी पूरी तरह से उलझे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्ताव की कमियों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले हफ्ते अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान यात्रा रद्द होने के बाद भी बातचीत फोन पर जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमेरिका एक बड़ी जीत के बीच में है। हम ईरान के साथ डील कर सकते हैं और वो हमसे करना भी चाहते हैं, लेकिन जब वो करीब आते हैं तो लोगों का एक नया ग्रुप आ जाता है। उन्हें नहीं पता कि उनका नेता कौन है। वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ किसी समझौते की संभावना पर शक जाहिर करते हुए कहा कि तेहरान की ओर से भेजे गए प्रस्तावों से वो खुश नहीं हैं, क्योंकि बातचीत काफी लंबी खिंचती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये निश्चित नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो भी पाएगा। खबरों के मुताबिक प्रस्ताव में हॉर्मूज को पूरी तरह से खोलने और परमाणु हथियार के मसले पर बातचीत के सुझाव दिए गए हैं। इसे हालिया समझौतों के तहत ईरान का आखिरी प्रस्ताव माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव में ईरान ने हॉर्मूज को अपनी शर्तों के हिसाब से खोलने की बात कही है। इसके साथ ही अमेरिकी नाकेबंदी को खत्म करने की मांग की गई है। ईरान ने हॉर्मूज पर टोल वसूलने का अधिकार भी मांगा है। प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे को लेकर अमेरिका से बातचीत की बात कही गई है। माना जा रहा है कि ईरान 10 साल तक इनरिचमेंट प्रोसेस रोक सकता है, जबकि अमेरिका इनरिचमेंट प्रक्रिया को कम से कम
20 साल के लिए रोकना चाहता है। इसके अलावा प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी हटाए जाने के साथ ही कम से कम 100 अरब डॉलर की राशि की मांग की गई है। आखिरकार ईरान ने अपना रुख थोड़ा नरम करते हुए समझौते की दिशा में कदम तो बढ़ाया, भले ही अमेरिका की तरफ से उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा हो, लेकिन ईरान ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को एक मसौदा भिजवाया है। बताया जा रहा है कि समझौते में, इस मसौदे में IRGC कमांडर्स की रजामंदी भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि ईरान का ये जो प्रस्ताव है, जिसे अंतिम प्रस्ताव कहा जा रहा है, आखिर उसमें क्या है ऐसा। हॉर्मुज अपनी शर्तों के अनुसार, दरअसल हॉर्मुज पर अपनी शर्तों के अनुसार फैसला ईरान चाहता है। ये क्लियर कट मैसेज ईरान की तरफ से कहा गया है। पहले हॉर्मुज से अमेरिका की नाकेबंदी खत्म की जाए और उसके बाद में आगे की बात हो। हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाज, उनसे ईरान टोल वसूलना चाहता है। टोल का एक वसूलने का अधिकार एक तरह से ईरान के पास में रहे। अब दूसरी बात, जो परमाणु प्रोग्राम है जिस पर पेच फंस रहा है, परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान ने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूएस से हम बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर 20 साल की दरअसल रोक यूएस चाहता है, जिसको लेकर ईरान तैयार नहीं है। ईरान ने इसके लिए एक सुझाव दिया। ईरान ने कहा कि क्यों ना उस 20 साल को घटाकर 10 साल हो जाए। परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ 10 साल तक के लिए ईरान रोक सकता है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान की जो बात कही जा रही है, ईरान पर जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो प्रतिबंध हटाने होंगे अमेरिका को। ईरान ने अपने इस पूरे प्रस्ताव में कहा है कि जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके तौर पर पहले चरण में 100 अरब डॉलर की मांग ईरान की तरफ से की गई है अमेरिका से, और ईरान चाहता है कि उसकी भरपाई अमेरिका करे। लेकिन ईरान की जो मांगे हैं, दरअसल ये कहा जा रहा है कि अलग अलग चरण में हो। ईरान ने इससे पहले के प्रस्ताव में अमेरिका को जो मांगे भिजवाई थी, उनमें 3 चरण थे और हर चरण के पूरे होने के बाद ही अगला चरण शुरू होना था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ईरान की मांगे और चरण किस किस तरह से हैं। पहला चरण क्या है ईरान की मांगों का? पहले चरण में ईरान और लेबनान का जिक्र है। ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध रोकने होंगे अमेरिका और इजराइल को। दोबारा हमले नहीं होंगे, इसकी गारंटी अमेरिका को देनी होगी। जब पहला चरण पूरा होगा तो उसके बाद में बारी आएगी दूसरे चरण की, तभी वार्ता होगी पहले चरण के पूरे होने के बाद में। अब जो दूसरा चरण है उसमें आएगी हॉर्मुज स्ट्रेट की बारी। ईरान कहता है कि दूसरे चरण में हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रतिबंध जो लगाए जा रहे हैं उस पर चर्चा की जाएगी। अब जब ये दूसरा चरण पूरा होगा तभी ही तीसरे स्टेज की तरफ ईरान और अमेरिका बढ़ पाएंगे। पहला और दूसरा चरण जब पूरे होगा तब बातचीत होगी और तीसरे चरण में ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर चर्चा की जाएगी। ये 3 चरण ईरान की तरफ से बताए गए। लेकिन अमेरिका ने कहा कि वो किसी भी चरण को, किसी भी मांग को, इस प्रस्ताव को मानना ही नहीं चाहता। अब आप समझिए कि यूरेनियम संवर्धन जिसके पीछे पड़ा हुआ है अमेरिका, ईरान का परमाणु प्रोग्राम, अमेरिका और ईरान के बीच में विवाद की दरअसल मुख्य वजह है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ईरान के पास में परमाणु हथियार होने ही नहीं चाहिए। अब बताया जाता है कि ईरान के पास में करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है। हालांकि ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए है, ना कि किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हथियार नहीं बनाने थे तो संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की आखिर जरूरत ही क्यों आन पड़ी? आइए आपको वो भी बताते हैं कि नागरिक जरूरतों के लिए यूरेनियम के संवर्धन का स्तर आखिर कितना रखना जरूरी है, कितनी आवश्यकता होती है। यूरेनियम संवर्धन की अगर बात की जाए तो दावा किया जाता है कि उसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन में भी होता है। अब बिजली उत्पादन में कितनी जरूरत है? ज्यादातर रिएक्टर्स में 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल एक तरह से संभव है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पर इसी परसेंटेज का इस्तेमाल हो। कुछ उन्नत रिएक्टर्स जो होते हैं उनके लिए 5 से 20% तक संवर्धन स्तर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये तो बिजली उत्पादन की बात हुई, लेकिन अगला चरण जो है वो रिसर्च और चिकित्सा का है। रिसर्च और चिकित्सा के लिए जानकार कहते हैं कि 12 से लगभग 20% तक संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग होता है, वो भी 12 से लेकर 19.75 तक का जिक्र किया गया। कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए या मेडिकल
इमेजिंग के लिए भी रेडियो एक्टिव की जिसकी जरूरत पड़ती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जरूरी होता है और उस चिकित्सा के लिए भी 20% से कम संवर्धित यूरेनियम एक तरह से पर्याप्त माना जाता है। और अब ऐसे में ईरान कह रहा है कि भाई ये मानव जरूरतों के लिए है, तो उसकी नीयत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की आक्रमण की अगली बड़ी खबर। ईरान से तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का आया है बड़ा बयान। जी हां, ईरान के बाद क्यूबा पर हमला हो सकता है, ट्रंप कह रहे हैं। पहले हम एक काम करेंगे खत्म, पहले काम के बाद दूसरा काम शुरू हो जाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अगली बारी क्यूबा की यूएसएस अब्राहम लिंकन क्यूबा के तट पर पहुंचेगा, क्यूबा के नेता आसानी से सरेंडर कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप फिर से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, धमका रहे हैं। जो हाल हुआ वेनेजुएला में, उसी को वेनेजुएला 2.0 करने की कोशिश थी ईरान में वो रणनीति काम नहीं कर पाई। ईरान में लगातार 60 दिनों से ज्यादा का वक्त आ चुका है इस युद्ध को, इस घेराबंदी को, और अभी भी सफलता नहीं मिली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जब लौटेंगे तो अगला नंबर है क्यूबा का। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले हुए। उन्होंने ईरान पर जीत को जितना आसान समझा, उनका वो अनुमान ना केवल गलत साबित हुआ बल्कि अब तो आत्मघाती ही नजर आता है, क्योंकि ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अब तो अरब का रेगिस्तान अमेरिका के सुपर पावर के तमके के लिए एक तरह से कब्रगाह साबित हो रहा है और इजरायल को जबरदस्त नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। आखिर ईरान की सरकार का, सेना का वो कौन सा पहलू रहा जिसका अंदाजा लगाने में अमेरिका और इजरायल की एजेंसियां चूक गई? ईरान में सत्ता और सेना का गठबंधन ही अलग है। कह सकते हैं कि अमेरिका और इजरायल इस गठबंधन को समझने में चूक गए। ईरान में सेना जहां सरकार के अधीन काम करती है, तो वहीं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए काम करती है। उसका मकसद है ईरान में इस्लामिक शासन की हिफाजत करना। बताया जा रहा है कि ईरान में फिलहाल सभी अहम फैसले IRGC के प्रमुख ही ले रहे हैं। सुप्रीम लीडर तो सिर्फ उनके बारे में जानकारी रखते हैं, यानी उनके पास केवल मामले की जानकारी भेजी जाती है। या यूं कहें कि IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी ने ईरान के सुप्रीम लीडर की पावर्स को भी हाईजैक कर लिया है तो गलत नहीं होगा। अमेरिका के साथ जंग के दौरान ईरान में सत्ता और सेना के बीच शक्ति संतुलन की तस्वीर ही बदल गई। पश्चिमी मीडिया के अनुसार फिलहाल मुश्तबा खामनेई सिर्फ मोहर लगाने वाले प्रमुख बनकर रह गए। ईरान को लेकर सभी फैसले IRGC के कुछ कमांडर्स ले रहे हैं। दरअसल 28 फरवरी को जंग की शुरुआत में ही आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई, जिनके बाद मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। लेकिन उसके बाद से उन्हें सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया, केवल उनके मैसेजेस ही आए। पश्चिमी मीडिया के अनुसार मुश्तबा खामनेई घायल है, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे और फिलहाल उनका इलाज भी किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC संभाल रही है और उनकी लोकेशन के बारे में भी किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं। यहाँ तक कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी उनसे बिना IRGC कमांडर की इजाजत के मिल नहीं पाते। ईरान में सुप्रीम लीडर ही चीफ कमांडर भी होते हैं, उन्हें ही सभी बड़े मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। आखिर फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर ही लेते हैं। मुश्तबा से पहले आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो वरिष्ठ कमांडर्स के साथ में सलाह मशवरा करके फैसला लिया करते थे। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि ईरान में ये पूरा सीन अब बदल चुका है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार फिलहाल सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई सक्षम नहीं है और जंग की वजह से IRGC ने उनकी पावर्स को हाईजैक कर लिया है। मीडिया में IRGC और ईरान सरकार के बीच टकराव की भी खबरें आईं, हालांकि उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता भी IRGC की वजह से नहीं हो पा रहा। अमेरिका भी समझौतों के बीच सबसे बड़ा रोड़ा IRGC को ही मानता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के जिन प्रमुख नेताओं की लिस्ट तैयार की, उनमें IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी का नाम भी शामिल है। माना जा रहा है कि ये सभी लोग अब अमेरिका के टारगेट पर हैं।
आखिर क्यों IRGC निशाने पर है अमेरिका के और क्यों बातचीत नहीं बन पा रही है ईरान और अमेरिका के बीच में। दावा किया जा रहा है उसमें IRGC मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन आखिर ये IRGC क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकतवर सशस्त्र सेना IRGC मानी जाती है। बताया जाता है कि सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेही IRGC की होती है। जैसे आयतुल्ला अली खामनेई, उनके आदेश पर आयतुल्ला अली खोमैनी, जिनके आदेश पर 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ईरान के इस्लामिक शासन की रक्षा का उद्देश्य एक तरह से IRGC का रहा और IRGC की जो यूनिट है वो कुछ फोर्स देखती है। विदेशों में जो कामकाज है उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स को हथियार प्रोवाइड करना या फिर ट्रेनिंग देने का काम भी कुछ फोर्स का ही होता है। लेकिन एक और सबसे खास बात, ये दावा ये किया जा रहा है कि IRGC तो मुख्य रोल में है, लेकिन सुप्रीम लीडर तो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे पहले आयतुल्ला अली खामनेई थे, उसके बाद में उनकी मौत के बाद मुश्तबा खामनेई, जो कि आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं, वो कमान संभालते हैं। लेकिन कई बड़ी अलग अलग थ्योरी सामने आई। दावा किया जा रहा है कि IRGC अब सिर्फ खुद फैसले लेती है और मुश्तबा खामनेई को सिर्फ फैसले लेने के बाद में एक तरह से डिटेल दी जाती है। मुश्तबा खामनेई के बारे में भी जान लीजिए। मुश्तबा खामनेई आखिर कौन है? फिलहाल मुश्तबा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। IRGC उनके प्रति जवाबदेह है। हालांकि खबर है कि IRGC खुद ही फैसले लेकर मुश्तबा को सिर्फ उन फैसलों की जानकारी दे देती है। मुश्तबा खामनेई के बारे में दरअसल कहा जाता है कि काफी कद्दावर नेता और कट्टर नेता के तौर पर उनकी भूमिका रही। 1969 को वो जन्मे मशहद शहर में, ईरान में ही पले बड़े, ईरान में ही उनकी मुख्य पढ़ाई हुई। आयतुल्ला अली खामनेई के बड़े बेटों में माने जाते हैं, गंभीर विषयों की समझ रखते हैं, दूसरे बड़े बेटे हैं। उनकी शिक्षा की बात कही जाती है कि वो चाहे बात एडवांस स्टडीज की तरफ ही क्यों न गए हों, लेकिन कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं के प्रति भी उनकी उसी तरह से एक तरह से झुकाव रहा। धार्मिक शिक्षा उन्होंने उनसे ली। और यही नहीं बल्कि इराक के साथ में जब युद्ध हुआ तब खुद सेना में वो तैनात रहे, हबीब बटालियन में। बताया जाता है कि आयतुल्ला अली खामनेई के वक्त में खामनेई के दफ्तर में काफी प्रभावशील शख्स के तौर पे मुश्तबा की भूमिका रहती थी, डिसीजन मेकिंग के तौर पर। मुश्तबा के IRGC अधिकारियों के साथ में भी काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं। वहीं 2019 में अमेरिका ने मुश्तबा पर कई बार प्रतिबंध लगाए थे और मुश्तबा का जो तरीका रहा है हमेशा मनमाने तरीकों से फैसले लेने का, उसके चलते वो काफी विवादों में भी रहे हैं। मुश्तबा खामनेई या खामनेई परिवार पर कई बार आरोप लगते रहे हैं मनमानी के, संपत्तियों के। हालांकि मुश्तबा खामनेई की संपत्ति की कोई भी सार्वजनिक तौर से जानकारी सामने नहीं आई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी बेसिस को हुआ है भारी नुकसान। तो बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी बेसिस को भारी नुकसान की खबर है। ईरान के हमलों से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। CNN की रिपोर्ट में दरअसल ये बड़ा खुलासा हुआ था। बोइंग E-3 सेंट्री जैसे विमानों को भी निशाना बनाया गया है, ये भी जानकारी सामने आई है। ईरान के हमलों से अमेरिका को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और ये नुकसान सैन्य स्तर पर भी है। मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी बेसिस तबाह हो गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक में इरबिल में बड़े हमले की खबर है। ड्रोन हमले की खबर सामने आई। ईरानी प्रॉक्सी के हमले की आशंका। बड़ी खबर, हमले के बाद यूएस डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन वो यूएस डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता उसके पहले ही इराक के इरबिल में ड्रोन अटैक हो चुका है। ईरान की तरफ से यह हमला किया गया। बताया जा रहा है कि ईरान के समर्थक जो प्रॉक्सी अलग अलग संगठन है, उनकी तरफ से इन हमलों को अंजाम दिया गया। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन तो है ही, प्रॉक्सी संगठन भी उसकी ताकत का अहम हिस्सा है। ईरान के लिए उसके प्रॉक्सी संगठन कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान वार्ता की टेबल पर तब तक नहीं आया जब तक अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले थमे नहीं। साथ ही लेबनान में भी सीज फायर का ऐलान नहीं हो गया। ईरान के प्रॉक्सी संगठन अक्सर पड़ोसी मुल्कों के लिए सिरदर्दी साबित होते रहे हैं। हालांकि ईरान ने कभी भी प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट करने का खुलकर ऐलान नहीं किया, लेकिन उसने इन संगठनों का सपोर्ट रोका भी नहीं है।
अब यूरोप में भी यहूदी संगठनों पर हमलों ने नए संगठन पर ईरान का प्रॉक्सी होने का शक और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। ये तस्वीरें हैं लंदन की, जहां एक शख्स ने 2 यहूदी नागरिकों पर हमला कर दिया। ये हमला इतना भीषण था कि एक शख्स को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस हमले के मामले में एक नए संगठन हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया का नाम सामने आ रहा है। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के अनुसार हरकत अशाब संगठन का मकसद यहूदियों में खौफ फैलाना है और अब इसके लिए हाइब्रिड वॉर की शुरुआत की गई। ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का नाम सामने आता है, लेकिन अब ग्रेट ब्रिटेन में हरकत अशाब संगठन का नाम सामने आ रहा है, जो यहूदी समुदाय के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हरकत अशाब संगठन यूरोप में एक्टिव है और इसका मकसद यहूदियों में डर फैलाना है। इसके लिए ये पूरे यूरोप में छोटे छोटे हमले को अंजाम दे रहा है। लंदन में 2 यहूदियों पर हुआ हमला इन्हीं हमलों में एक कड़ी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया संगठन के बारे में मार्च 2026 में पहली बार जानकारी सामने आई थी। यह संगठन यूरोप में ऑनलाइन माध्यमों से अपने मकसद को अंजाम दे रहा है। हालांकि अब तक इस संगठन को ईरान का समर्थन हासिल है या नहीं, इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। दावा किया जा रहा है कि हरकत अशाब संगठन ने बेल्जियम और लंदन में यहूदियों के खिलाफ हमले को अंजाम दिया। हालांकि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने एक बयान में कहा कि ब्रिटिश सरकार ऐसे संगठनों से और मजबूती से निपटेगी और यहूदियों के खिलाफ किसी भी हिंसक भावनाओं को तुरंत कुचल दिया जाएगा। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों में सबसे बड़ा नाम हिजबुल्लाह का आता है। यह संगठन लेबनान में सक्रिय है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह संगठन लेबनान के एक बड़े हिस्से में एक समानांतर सरकार चलाता है। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेता लेबनान की संसद के सदस्य भी हैं। हिजबुल्लाह के अलावा यमन में मौजूद हूती भी ईरान की ही प्रॉक्सी है। हूती का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हूती के दम पर ही ईरान ने दुनिया के एक बड़े व्यापारिक रूट यानी बाब अल मंडेब को ब्लॉक करने की धमकी दी थी। हूती लड़ाके बाब अल मंडेब से गुजरने वाले जहाजों पर हमले करते रहते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के IRGC की ओर से ही हिजबुल्लाह और हमास समेत दूसरे प्रॉक्सी संगठन के लड़ाकों को ट्रेनिंग, हथियार और दूसरी मदद दी जाती है। हिजबुल्लाह और हूती के पास ईरानी मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। इसके अलावा वो ईरान के ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की लिस्ट में एक और नाम
यानी हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया का भी जुड़ता दिख रहा है। अगर ऐसा है तो यकीनन ये खबर दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हरकत अशाब अल यामीन अल इस्लामिया संगठन, जिसको लेकर अब चर्चा जोरों शोरों से है, आखिर ये संगठन किस तरह का है। दरअसल लंदन में यहूदी समुदाय के 2 लोगों पर अटैक हुआ। हरकत अशाब अल यामीन अल इस्लामिया ने इसकी एक तरह से जिम्मेदारी ले ली। एक अकेले हमलावर ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, जानकारी ये है। और इस संगठन के बारे में जो जानकारी है उसमें बताया जाता है यूरोप में पिछले 2 महीनों में यहूदियों पर अटैक की जिम्मेदारी लेने वाला दरअसल यही एक तरह से संगठन रहा है। और ये संगठन, दावा किया जा रहा है कि इसको भी कहीं ना कहीं ईरान का समर्थन है, ईरान के इस प्रॉक्सी संगठन में शामिल हो रहा है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन के बारे में भी जरा समझ लीजिए, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है हिजबुल्लाह का। ईरान का सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी इसे माना जाता है और लेबनान की सियासत में बहुत अहम भूमिका हिजबुल्लाह निभाता है। ईरान से दरअसल कई मिसाइलें उसे मिलती है, हथियारों का जखीरा, हथियारों की मदद उसे मिल जाती है। इसके बाद में अगला नाम है हमास का। गाजा में सक्रिय फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन। ईरान से वित्तीय और सैन्य मदद मिलने की भी खबर इस दौरान सामने रही। जिसमें अगला नाम आता है प्रॉक्सी संगठन में, वो है हुती। यमन में मौजूद सशस्त्र लड़ाकों का एक बड़ा समूह जिसे हुती कहा जाता है। लाल सागर में जहाजों पर अक्सर हमले जो होते हैं उसमें हुती विद्रोहियों का ही नाम है। सऊदी अरब के खिलाफ बड़े एक्टिव वे में ये मूवमेंट्स को अंजाम देते हैं और वो मूवमेंट को अंजाम देने वाले हुती ही हैं। अब इस्लामिक रेजिस्टेंस कताइब, हिजबुल्लाह और नुजाबा जैसे गुट भी इसमें शामिल बताए जाते हैं, जिसमें इस्लामिक रेजिस्टेंस में इसे शामिल किया गया है। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर जो हमले हुए, दरअसल वो तमाम हमले इसी संगठन के माध्यम से अंजाम दिए जाते हैं। और यही जो प्रॉक्सीज हैं वो ईरान की बड़ी ताकत है और इजराइल के साथ साथ तमाम मिडिल ईस्ट या अमेरिका की बड़ी चुनौती। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग इजरायली सेना से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, इजरायली सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं। 24 घंटों में करीब 50 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई। हवाई हमलों के जरिए आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी दरअसल एक एक करके ध्वस्त किया जा रहा है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। लगातार दक्षिणी लेबनान में हमले कर रहा है जिस तरह से इजरायल, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इजरायल फिलहाल रुकने वाला नहीं है और सीजफायर उसके लिए बहुत बेमानी शब्द है। 24 घंटों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके कई ठिकानों को ध्वस्त नेस्तनाबूद कर चुका है इजरायल। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लाल सागर की। लाल सागर का पानी अब उबाल मारने को है और इस बार जंग के मोहरे हुती विद्रोही नहीं बल्कि 2 बड़े ग्लोबल लीडर्स हैं, तैयब एर्दोगन और बेंजामिन नेतन्याहू। एक तरफ तुर्की का ऑयल दाव पर है तो दूसरी तरफ इजरायल का मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक। सोमालिया और सोमालीलैंड अब सिर्फ 2 देश नहीं है बल्कि तुर्की और इजरायल के लिए बिछी एक खतरनाक शतरंज की बिसात बन चुके हैं। क्या ये इलाका आने वाले दिनों में तीसरे विश्व युद्ध का शुरुआती पॉइंट बनेगा? तुर्की ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपनी जड़ें बेहद मजबूती से जमा ली हैं। एर्दोगन ने सोमालिया को अपना खास दोस्त बनाया और इसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि अरबों खरबों का खजाना है। रिपोर्ट्स की माने तो सोमालिया के समुद्री इलाके में 30 अरब बैरल तेल और 6 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार छिपा है। तुर्की इसी खजाने पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।
साल 2011 से तुर्की ने सोमालिया में भारी निवेश किया है। सड़कें, स्कूल और सबसे बड़ी बात सेना को ट्रेनिंग देना। आज सोमालिया में तुर्की का सबसे बड़ा विदेशी ट्रेनिंग बेस मौजूद है। और तो और एर्दोगन का सपना सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं है, वो सोमालिया में एक स्पेस पोर्ट यानी कि अंतरिक्ष केंद्र भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी तुर्की की नजर जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक है। लेकिन तुर्की का ये दबदबा नेतन्याहू को मंजूर नहीं था। जवाब में इजराइल ने एक ऐसा दांव खेला जिसने हिलाकर रख दिया। इजराइल ने सोमालिया के विद्रोही इलाके सोमालीलैंड को ही मान्यता दे दी। जी हाँ, नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल दुनिया का पहला देश बना जिसने सोमालीलैंड को एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दी है। इसके पीछे की रणनीति समझिए। अदन की खाड़ी, सोमालीलैंड का तट यमन के ठीक सामने है। इजराइल यहाँ एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। इसका सीधा मकसद है हूती विद्रोहियों की हर हरकत पर नजर रखना और लाल सागर के व्यापार मार्ग पर इजरायली नौसेना का दबदबा कायम करना। हूतियों के हमले से परेशान इजराइल के लिए सोमालीलैंड का यह इलाका किसी लाइफ लाइन से कम नहीं है। तुर्की इस कदम पर आग बबूला है। एर्दोगन इसे सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। सवाल ये है कि तुर्की और इजराइल में ये तनातनी इतनी गहरी क्यों है? क्या ये सिर्फ सोमालिया तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये गाजा से लेकर सीरिया और पूर्वी मध्य सागर तक फैली हुई दुश्मनी है। तुर्की जो खुद को मुस्लिम दुनिया का लीडर मानता है, वो पूर्वी मध्य सागर में साइप्रस और ग्रीस के करीब अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिससे इजराइल पहले से ही खफा है। अब सोमालिया और सोमालीलैंड में आकर ये दोनों देश आमने सामने खड़े होंगे। तुर्की चाहता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर उसका एक तरफा कंट्रोल हो, जबकि इजराइल लाल सागर में अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये दोनों सैन्य शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। सोचिए, अगर ये दोनों देश इस क्षेत्र में टकराते हैं तो इसका असर क्या होगा? लाल सागर दुनिया के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रूट है। अगर यहाँ दो बड़ी सैन्य शक्तियां प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध लड़ेंगी तो ग्लोबल सप्लाई चेन का क्या होगा? पेट्रोल की कीमतें, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सब कुछ दांव पर है। तुर्की का प्रभाव और इजराइल की आक्रामकता दोनों ही इस क्षेत्र में एक बारूद का ढेर बिछा चुके हैं। क्या ये टकराव किसी बड़े युद्ध का आगाज है या फिर कूटनीतिक बातचीत से इसका कोई हल निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग दक्षिणी लेबनान से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान पर सफेद फास्फोरस से बमबारी की खबर सामने आ रही है। जी हां, दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में आईडीएफ ने भीषण तबाही मचाई है और इस बार सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि केमिकल का इस्तेमाल किया गया। और लगातार इजराइल पर यह आरोप लगते रहे कि उसने ईरान में या फिर लेबनान में
केमिकल का भी इस्तेमाल किया है। अब जानकारी है कि सफेद फास्फोरस से बमबारी किए जाने की खबर है, जिसकी वजह से दक्षिण लेबनान में कई जगहों पर भीषण तबाही का मंजर नजर आता है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की अगली खबर भी इजराइल हमले से जुड़ी हुई। इजराइल हमले में भारी तबाही देखने को मिल रही है। इजरायली हमले से दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही नजर आती है। 12 लोगों की मौत हुई, रिहायशी इमारतों को जमकर नुकसान हुआ। 9 कस्बों और गांवों के खाली करने का भी आदेश जारी किया जा चुका है। तो 12 लोगों की मौत की खबर है। रिहायशी इलाकों में जमकर बमबारी की जा रही है। कई गांवों को खाली करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। तो लगातार इजराइल बड़े हमले कर रहा है लेबनान के कई इलाकों में। बढ़ेंगे आगे, आइए बात करते हैं अगली खबर की। जंग के मैदान से एक और ऐसी खबर सामने आई जो किसी भी फौजी के रोंगटे खड़े कर दे। दक्षिण लेबनान की पहाड़ियों में इजरायली सेना के साथ जो हुआ उसे युद्ध नहीं धोखा कहा जाएगा। एक टैंक फंसा, रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची और तभी हिजबुल्लाह ने आसमान से मौत बरसा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ड्रोन अटैक हुआ और ये कायरता है या फिर हिजबुल्लाह की नई टेरर टैक्टिक्स। इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा था और नीचे धमाकों से जमीन कांप रही थी। एक सैनिक शहीद हुआ है, कई घायल हुए हैं। लेबनान की धरती पर आखिर चल क्या रहा है? نابود کرد این برای خود दक्षिण लेबनान का तैबेह इलाका, इजरायली सेना की 77वीं बटालियन अपना काम कर रही थी। तभी अचानक एक टैंक तकनीकी खराबी के चलते बीच सड़क पर जाम हो गया। टैंक को ठीक करने के लिए सैनिक बाहर निकले। उन्हें पता नहीं था कि झाड़ियों में छिपी मौत उन्हें देख रही है। हिजबुल्लाह ने इसी पल का इंतजार किया था। जैसे ही सैनिक टैंक के पास पहुंचे, आसमान से एक FPV ड्रोन बिजली की गति से आया और सीधे सैनिकों के झुंड के बीच फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि चीख पुकार मच गई। ये कोई संयोग नहीं था, ये घात लगाकर किया गया एक खौफनाक हमला था। हमला हुआ तो इजरायली वायुसेना ने तत्काल अपने जाबाजों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जख्मी सैनिकों को ले जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह की साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। रेस्क्यू के दौरान फिर एक ड्रोन दागा गया। इजरायली सैनिकों ने एक ड्रोन को तो हवा में ही उड़ा दिया। लेकिन दूसरा सीधे हेलीकॉप्टर और सैनिकों के करीब जाकर फटा। सोचिए उस वक्त सैनिकों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा। ऊपर आसमान में मौत, नीचे चारों तरफ बारूद। इस डबल टैप हमले में एक सैनिक ने शहादत दी, जबकि एक अधिकारी समेत 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। लेबनान के आसमान में आज फिर खून की बारिश हुई।
सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के पास इतने सटीक मारक क्षमता आई कहां से? जानकार बताते हैं कि हिजबुल्लाह अब ऐसे FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है जो आम ड्रोन से बिल्कुल अलग हैं। ये ड्रोन्स फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े होते हैं, यानी इन्हें कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमर रोक नहीं सकता। रडार इन्हें पकड़ नहीं पाता, जैमिंग इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सीधे ऑपरेटर के कंट्रोल में होते हैं, जो इन्हें एक सुई की नोक की तरह दुश्मन के दिल में उतार देता है। हिजबुल्लाह की ये हाईटेक बमबारी अब इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुकी है। ये तकनीक न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि जंग के नियमों को भी बदल रही है। इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम की बातें हो रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और इसे युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब बताया। लेकिन क्या ये जवाब है या फिर जंग को और लंबा खींचने की एक कोशिश है? तैबे के उस मोड़ पर जो हुआ वो इस युद्ध की क्रूरता का नया अध्याय है। रेस्क्यू करने आए हेलीकॉप्टर पर हमला ये बताता है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं, न फौजी, न डॉक्टर, न रेस्क्यू करने वाला। हिजबुल्लाह की ये टेक्नोलॉजी अब इजराइल के लिए एक ऐसी पहेली बन गई जिसे सुलझाना बहुत भारी पड़ रहा है। क्या इस हमले के बाद इजराइल अपने ऑपरेशन का दायरा और बढ़ाएगा? क्या हिजबुल्लाह को इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दावा किया जाता है कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर जारी है। हालांकि इसके बावजूद हिजबुल्लाह और इजराइल के एक दूसरे पर हमले भी लगातार जारी हैं। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच का ये सीज फायर प्लान आखिर है क्या। दरअसल इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। हमला होने या खतरा दिखने पर इजराइल जवाब दे सकता है। लेबनान में नागरिक या सैन्य ठिकानों पर हमले इजराइल नहीं करेगा, ये दावा किया गया। देश में अगर उग्रवादी संगठन नजर आते हैं और तो उनको लेबनान सरकार रोकने में सक्षम है। हिजबुल्लाह और दूसरे गुटों को रोकने की भी जिम्मेदारी लेबनान पर है और अगर जरूरत पड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेबनान ले सकता है। लेबनान की सेना और सुरक्षा एजेंसियां संप्रभुता की रक्षा करेंगी और बातचीत सफल होने पर आगे ये युद्ध विराम बढ़ाया जा सकता है, ये दावा किया जाता है। लेकिन जिस रूप में हमले लगातार जारी हैं उससे तो युद्ध विराम पर ही बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हुए नजर आते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अमेरिका में बढ़ती महंगाई के बाद राजनीति तेज। यहाँ बड़ी खबर, अमेरिका में महंगाई लगातार बढ़ रही है, राजनीति तेज हो रही है। अमेरिका में किस रूप में? डोनाल्ड ट्रंप का अपनी ही पार्टी में असंतोष बढ़ गया है। गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो इस वजह से 55% रिपब्लिकन नाराज हैं। ट्रंप की नीतियों पर 77% अमेरिकी नाखुश हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, उनके निर्णय, उनका रवैया, दूसरे देशों के साथ में उनके जो संबंध हैं और यह संबंध बिगाड़ लिए गए, उसका नतीजा अब कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। उसका नतीजा ये कि वहां पर अब कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। उसका नतीजा ये कि जनता अब नाराज लगातार हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की अगली बड़ी खबर, ईरान अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। ईरान अमेरिका के बीच में तनाव फिर बढ़ रहा है। देशों के बीच में फिर से युद्ध हो सकता है। अमेरिका किसी भी समझौते को लेकर गंभीर नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट सामने आई
जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। ईरानी शर्तों पर अमेरिका और सख्त होता हुआ नजर आएगा, ये दावा किया जा रहा है। अल जजीरा के अनुसार ईरानी शर्तों पर अमेरिका की सख्ती फिर से आने वाले वक्त में नजर आएगी, यानी कि अमेरिका किसी समझौते को लेकर अगर गंभीर नहीं है तो जल्द ही वो वक्त भी दूर नहीं जब युद्ध की जो आग फिलहाल ठंडी हुई वो फिर से धधक सकती है। अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगी रहे जर्मनी ने अब डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जो कहा है उससे वॉशिंगटन की नींव हिला दी। मर्ज ने कहा कि अमेरिका के पास में इस जंग से बाहर निकलने का कोई प्लान ही नहीं। ईरान, जिसे ट्रंप ने कमजोर समझकर कुचलने की कोशिश की, वो आज ट्रंप के लिए भस्मासुर बन गया है। ये कोई सामान्य टिप्पणी नहीं है, ये यूरोप की बेचैनी का इजहार है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ट्रंप प्रशासन को सीधे शब्दों में कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी रणनीति क्या है। जर्मनी का बयान दिखाता है कि अब दुनिया के बड़े देश भी अमेरिका के इस बिना सिर पैर के युद्ध से थक चुके हैं। मर्ज की चिंता का बड़ा कारण है होर्मुज का इलाका। चांसलर ने चेतावनी दी है कि दुनिया का तेल का सबसे अहम रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। अगर वहां एक भी चिंगारी भड़की तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था राख हो जाएगी। यूरोप अब सवाल पूछ रहा है, क्या अमेरिका के पास युद्ध खत्म करने का कोई एग्जिट प्लान है या ट्रंप सिर्फ जंग के शोर में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ट्रंप ईरान को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या वाकई ट्रंप ने ईरान को समझने में इतनी बड़ी रणनीतिक गलती कर दी है? ट्रंप का अहंकार था कि वो ईरान को कुछ ही हफ्तों में घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जर्मनी का स्पष्ट कहना है कि ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना ट्रंप का इंटेलिजेंस बता रहा था। ईरान आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और आक्रामक दिख रहा है। ईरान की चालाकी देखिए, वो बातचीत की मेज पर भी है और समंदर में बारूदी सुरंगें भी बिछा रहा है। ट्रंप की नीति, धमकी और सुलह का घालमेल उन्हें भारी पड़ रहा है। कभी जंग की ललकार तो कभी सुलह का नाटक। ट्रंप के इन बदलते बयानों ने अमेरिका की विश्वसनीयता को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। अब जरा ट्रंप के घर का हाल देखिए। बाहर ईरान से नहीं निपट पा रहे हैं और अंदर में ज्वालामुखी फटा हुआ है। एक तरफ मिड टर्म चुनाव सिर पर है, दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई ने आम नागरिकों की कमर तोड़ दी है। जनता सड़कों पर है। ट्रंप के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ रहा है। अपनी ही बिछाई बिसात पर ट्रंप ऐसे फंसे हैं कि अब हर कदम उन्हें कमजोर कर रहा है। वो खुद को नोबेल का हकदार बताते थे, लेकिन आज आलम यह है कि दुनिया के मंचों पर वो मुंह छिपाए फिर रहे हैं। नेटो से तनाव, चीन की चुनौती, रूस का बढ़ता रसूख और वेनेजुएला पर कब्जा करना,
ट्रंप की सुपर पावर वाली साख आज ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक सुपर पावर अपने ही अहंकार में चूर होकर गर्त में जा रही है। ईरान से जंग लड़ना ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। होर्मुज में तनाव, घर में मंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेलापन, क्या ये ट्रंप की अंत की शुरुआत है? इतिहास गवाह है कि जो नेता अपनी सीमाओं से बाहर जाकर युद्ध थोपता है वो अक्सर अपनी सत्ता खो देता है। डोनाल्ड ट्रंप की दो मुही नीति ने अमेरिका को वो जख्म दिए हैं जिसे भरने में शायद दशकों लग जाएं। और इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप लाइव देख सकते हैं इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।